हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा कहने वाला देश अपने देश में हिंदी की बात कर रहा है कि हिंदी की ऐसी स्थिति क्यों हो गई। हिंदी दिवस 14 सितंबर। अब इस पर बोलने के लिए मैं शुरुआत हरिशंकर परसाई जी की उस लाइन से करता हूं जब उन्होंने कहा था कि हिंदी दिवस पर हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वालों से बोलते हैं कि हिंदी में बोलिए। ये व्यंग बहुत कुछ अभिव्यक्त कर देता है। अपने ही देश में हिंदी बोलने के लिए जागरूकता फैलाना, दिवस मनाना, संगोष्ठियां करना, ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं हमारी मातृभाषा, हमारी हिंदी कमतर आकी गई है या अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है, प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है। 14 सितंबर को केवल एक दिन हिंदी दिवस मनाना, यह कहा जा सकता है कि हिंदी का सरकारी दिवस है, क्योंकि मेरे अनुसार 24/7 365 डेज हिंदी दिवस है। और हिंदी के संवर्धन के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी के प्रति सम्मान के लिए हम हमेशा हम लोगों को उन्मुख रहना चाहिए, कार्यशील रहना चाहिए। फिर भी अगर मैं अपनी बातों को 2-3 पॉइंट में रखूं, सबसे पहले यह भ्रम तो क्लियर ही हो जाना चाहिए कि संवैधानिक रूप से हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, मतलब हिंदी आधिकारिक स्तर पर हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है या कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं। तो फिर संवैधानिक स्तर क्या है? संवैधानिक स्तर यह है कि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा माने प्रशासनिक भाषा, वो भाषा जिसमें आधिकारिक कार्य हो। जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो एक सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा होता है। किसी राष्ट्र में, किसी देश में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, स्वीकार्य भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन जब हम किसी भाषा को आधिकारिक रूप से कार्यालय में प्रयोग करने वाली भाषा बना देते हैं तो उसे राजभाषा कहते हैं। और हिंदी को लेकर अनुच्छेद 343 एक कहता है और बाद में राजभाषा अधिनियम के तहत 1963 में भी कहा गया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी राजभाषा है, आधिकारिक भाषा है। तो इन दोनों में अंतर सबसे पहले तो स्पष्ट हो जाना चाहिए और हो गया होगा कि राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। अब समझिए क्या यही राजभाषा है? जैसे ही हिंदी को राजभाषा घोषित करने की बात आई तो मुख्यतः दक्षिण भारत के राज्य इसके विरोध में आ गए। एक दक्षिण भारत की राजनीति का बहुत बड़ा अवयव रहा है। जो अंग्रेज फूट डालो और राज करो इस देश में बो गए, वो केवल धार्मिक आधार पर नहीं था, जातीय आधार पर नहीं था, एक भाषाई आधार पर भी हो गया और आर्य द्रविड़ विवाद भी खड़ा कर दिया गया। और यहां पर वो आंदोलन हिंसक होने लगे कि हिंदी को थोपा ना जाए। और ऐसे में हमारे संविधानविदों ने मुंशी अयंगर समझौते के तहत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा स्वीकारा, लेकिन साथ ही लिखा कि 15 वर्षों के लिए तदर्थ व्यवस्था है, तब तक शायद एक्सेप्टेंस हिंदी को लेकर होगी। इस हालात को, इस स्थिति को अभी टाला नहीं जा सकता, इसलिए अंग्रेजी आई। लेकिन जब 15 साल पूरे हो गए 1963 में, फिर जब राजभाषा अधिनियम की बात आई, अंग्रेजी को कंटिन्यू कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और फिर आप सब जानते हैं कि 22 भाषाएं हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा में चुन ली गई और ये सारी भाषाओं का सम्मान एक लेवल पर है। ये है हमारे देश में भाषा को लेकर आधिकारिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। जो राज्य जिस भाषा को चुनता है उसमें अपने कार्यों को अंजाम दे सकता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री ने एक बात कही कि भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां हैं। आप जानते होंगे विश्व के उन देशों में से भारत जहां सर्वाधिक भाषाएं व बोलियां हैं। 1600 से अधिक भाषाएं हैं हमारे यहां, बोलियां हैं हमारे। और उस पर हमारे गृह मंत्री ने कहा कि भारत में अनेक भाषाएं व बोलियां हैं और जो हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये सबने बड़ा अच्छे से लिया, लेकिन अगली लाइन कही, इन सबके साथ जरूरत है एक भाषा की जो सबको जोड़ सके, और इसलिए जोड़ सके कि कोई विदेशी भाषा हम पर हावी ना हो सके। बात तो सही थी, होना भी चाहिए। देश की पहचान होती है भाषा, राष्ट्र की पहचान होती है भाषा। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत में हर मुद्दे पर राजनीति देखते हैं, तो इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई। और दक्षिण भारत के एक नेता जो 2G स्पेक्ट्रम के हीरो थे, सो कॉल्ड हीरो, उन्होंने कहा हम द्रविड़ नाडु जैसा आंदोलन शुरू कर देंगे। द्रविड़ नाडु, आपको याद होगा, आजादी के बाद दक्षिण भारत के राज्यों को मिलाकर एक नया देश, पृथक देश बनाने की मांग का आंदोलन द्रविड़ नाडु था। यह धमकी दी गई। तो हिंदी के प्रति कुछ लोग कह रहे हैं, मुट्ठी भर लोगों का यह रवैया भी है। खैर, उनको राजनीति चमकानी थी, क्योंकि सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए, यह हमारी ताकत है राष्ट्र की। मैं खुद जब मैं बनारस में पढ़ता था, मेरे स्कूल का नाम बंगाली टोला इंटर कॉलेज था और मैंने बंगाली पढ़ी।
मैं बांग्ला अच्छे से पढ़ लेता हूं, समझ लेता हूं, लिख लेता हूं। तो ये केवल मेरा उदाहरण नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की, हमारे भारत की एक विशिष्टता है। क्योंकि भाषा के बारे में आप सब जानते होंगे, यहां इतनी भाषाएं व बोलियां हैं, कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। इतनी जल्दी भाषाएं बदल जाती हैं, बोलियां बदल जाती हैं। और यही तो हमारी सांस्कृतिक विविधता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय समाज की पहचान क्या है, भारत की पहचान क्या है, तो हम गर्व से कहते हैं विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एकदम डाइवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर उसको बांधे रखने के लिए एकत्व भी होना चाहिए, तभी तो एक राष्ट्र के रूप में हम खड़े हैं। और इसी बात पे हम अपनी बोलियों पर, हम अपनी भाषाओं पर गर्व करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको बांधने के लिए एक जो संपर्क भाषा के रूप में हो, जो सबको जोड़ कर रखे, एक पुल का काम करे, तो इसमें कहीं ना कहीं डिमांड आती है, मांग होती है, इच्छा होती है। और अगर हम इन 22 भाषाओं में से देखें तो कोई एक पूर्ति करता दिखता है सबके बीच पुल बनने का, तो निसंदेह वह हिंदी है। सोचिए, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा कहने वाला देश, अपने ही देश में हिंदी की बात कर रहा है कि हिंदी की ऐसी स्थिति क्यों हो गई। अगर क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, और अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से एक काम किया, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, सांस्कृतिक सृष्टा के आधार पर यह बता दिया कि भारतीय मूल के लोग, भारत मूल की भाषा, भारतीय संस्कृति उनसे कमतर है। उन्होंने व्हाइट मैन बर्डन से श्वेत व्यक्तियों का बोध सिद्धांत को प्रसारित किया और दिखा दिया कि जो अंग्रेजी बोले वो श्रेष्ठ है, जो अंग्रेजियत माने अंग्रेजी संस्कृति का फॉलो करे वो श्रेष्ठ है। और कहीं ना कहीं इस परंपरा को हम लेते चले गए। आज भी देखिए, अगर किसी विषय पे चर्चा हो रही होगी, कहीं 4-5 पढ़े लिखे लड़के लड़कियों का ग्रुप होगा, और हिंदी में बात होते होते अगर कोई इंग्लिश में बात करने लगता होगा, तो एक स्वाभाविक चीज जाती है, एक स्वाभाविक अप्रोच बन जाती है कि ये देखो कितना ज्ञानी है, क्या गजब बोल रहा है। लॉजिक, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस नहीं देखी जाती, बस इंग्लिश बोलने वाले को तवज्जो दी जाने लगी। एक ऐसा फ्रेम, एक माइंडसेट बन गया हमारे हिंदुस्तान। वास्तव में भारत में अंग्रेजी भाषा नहीं रही, एक प्रतिष्ठा, एक सुप्रियोरिटी और एक अभिमान की भाषा बन गई, जो हिंदी के साथ होनी चाहिए थी। हमने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। जब बच्चा, हम सब घरों की बात कर रहे हैं, मैं भी उसमें एक तत्व हूं। बच्चे को हम लोग खासकर शुरू से ही कहते हैं, अरे कोई आया तो इंप्रेस करने के लिए अरे अंग्रेजी में बोलो। हिंदी कविता के साथ इंग्लिश कविता वो दोनों चलेगी, लेकिन कई बार हम लोग जो कम्युनिकेशन है, जहां हम लोग बोल सकते हैं, जहां हम लोग बड़े अपनी भाषा में सहजता से बात कर सकते हैं, वहां पर भी हम अंग्रेजियत लाते हैं। इसका मतलब यह तो तय है कि अपने ही देश में हिंदी को हमने इंफीरियर स्वीकार लिया। और क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा रूप लिया कि कॉन्वेंट एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन बेहतर होने लगी सरकारी शिक्षा से, और वहां पर अंग्रेजी को बढ़ावा मिला, अंग्रेजी रोजगार से जुड़ गई, अंग्रेजी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा बन गई, और इस रूप में सबने अंग्रेजी को स्वीकारा। और व्यवस्था भी थी कि अंग्रेजी के बिना कैसे कोई आगे बढ़ेगा, और इस रूप में अंग्रेजी बढ़ती चली गई, और कहीं ना कहीं इस रेस में, इस दौड़ में हमारी हिंदी पीछे छूटी। ये तो स्वीकारना पड़ेगा। मैं हमेशा कह रहा हूं सब भाषा का सम्मान होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन के दौर में 21वीं सदी में मैं कहूं इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश हटा दो और हिंदी करो, मैं उनमें से नहीं। सब भाषा का सम्मान करिए, अंग्रेजी जरूरी है, उतनी बेसिक नॉलेज जरूरी है, कंपटीशन में जितनी इंग्लिश आती है उसकी जानकारी हो। और जब हिंदी वाला पढ़ने पे आ जाता है, क्योंकि हमारी समझ, हमारी मेहनत का कोई तोड़ नहीं, तो बहुत आराम से हम इतना लर्निंग बड़े आराम से कर सकते हैं, और वो आना ही चाहिए। मैं बात केवल ये कह रहा हूं कि बोलने के समय, बातचीत के समय, कहां बैठे हैं, किस समय, हमारी संप्रेषण क्षमता, हमारी कम्युनिकेशन, हमारा संवाद किसमें हो रहा है, यह जरूर जानना जरूरी है। और जहां जरूरी ना हो वहां हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, यह जरूरत है। मैं इंग्लिश के लिए हमेशा एक बात कहता हूं कि जानता हूं इंग्लिश जानना जरूरी है, पर हिंदी इस तरह तो मत बोलो कि जैसे कोई मजबूरी है। यही, इस मजबूरी को हमें हटाना। जब हम बात करें कोई इंग्लिश बोल रहा है, आप उतने गर्व से हिंदी बोलिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार किसी भारतीय ने हिंदी में भाषण दिया, आज भी आप रटते हैं, पीटी के लिए क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया। अब 56 इंच हुआ कि 60 इंच, आप देखिए, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो गया। आज हिंदी में जब बात होती है, हमारा प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं और पूरे उस क्राउड को जो शायद हिंदी ना जानता उसके बावजूद हिंदी बोलते हैं, क्योंकि जब रूसी राष्ट्रपति जाता है, चाइनीज राष्ट्रपति जाता है, जापान का प्रधानमंत्री जाता है, वो अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन हमने अंग्रेजियत को ऐसा बनाया कि अंग्रेजी में बात करेंगे तो ही जो है जैसे स्वीकारा जाएगा।
हम हिंदी में बात करते हैं, समझाने के लिए हमारे ट्रांसलेटर, वो उनको ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। अगर आप शक्तिशाली देश है, अगर आपसे सभी देश संबंध बनाना चाहते हैं, वो बनाएंगे, आप मजबूत होकर बोलिए। याद रखिएगा, कमजोरों की कम सुना जाती है। आपने पढ़ा होगा, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कमजोरों को दंतहीन सरल नहीं पूछा जाता। आप कमजोर रहेंगे, विदेश नीति में, वर्ल्ड ऑर्डर में आपको पीछे छोड़ दिया जाएगा। आप मजबूत बनेंगे, तब भी आपके पास लोग आएंगे। देखिए, हम आज मजबूत हैं, रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, और अमेरिका जो कहता है कि रशिया से अगर कुछ भी लोगे तो काटसा लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन भारत के लिए उसी के सीनेट में प्रस्ताव आ रहा है कि भारत को काटसा से बाहर रखा जाए। ये ताकत है हमारी, और इसी ताकत को भाषाई आधार पर भी लाना है। हम, किसी विद्वान ने बड़ा सही कहा है कि भाषा, किसी भाषा का महत्व इस बात से नहीं होता कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग उसको बोलते हैं। किसी भाषा का महत्व इससे भी नहीं होता कि वो कितनी नम्य है, लचीलापन है, उसका शब्दकोश कितना बड़ा है, उसका ग्रामर कितना अच्छा है, कितनी भाषाओं को वो अपनाती जाती है, अपने में स्वीकारती जाती है दूसरी भाषाओं को, इससे भी नहीं महत्व आता। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भाषा की अस्मिता के लिए कि आखिर उस भाषा को बोलने वाले लोगों की रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। ये रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है कि जब हम बोल रहे हैं हिंदी में तो हमें गर्व अनुभूति हो रही है कि नहीं। हमें ऐसा तो नहीं कि कहीं अंग्रेजी के सामने या किसी दूसरी भाषा के सामने, चूंकि इस देश में अंग्रेजी हावी रही तो मैं अंग्रेजी की बात करूंगा, अंग्रेजी के सामने हम अपने आप को इंफीरियर फील तो नहीं कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी साफ लिखते हैं, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही कुसूल। मिटत ना ही कुसूल मतलब अपनी भाषा में अगर बात ना करें तो दिल की वेदना व्यक्त नहीं होती, दिल के विचार व्यक्त नहीं होते, दिल की व्यथा व्यक्त नहीं होती। और यह हमेशा होगा कि अगर हम मातृभाषा, अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे, अपनी भाषा पे गर्व नहीं रखेंगे, तो जो इमोशन, जो वास्तविक आप उद्गार है वो नहीं व्यक्त कर सकते। अंग्रेजी हमने पढ़ना सीखा, स्कूल से पढ़ना सीखा, कॉलेज में आके पढ़ना सीखा, कंपटीशन में पढ़ा, लेकिन ये विदेशी भाषा है, ये बाहर की भाषा है। कभी भी आप उस रूप में इसके साथ इमोशनल नहीं हो सकते, अपने सेंटिमेंट्स को नहीं रख सकते जितनी की अपनी मातृभाषा। इसीलिए जब गर्व अनुभूति होगी, हम हिंदी में अपनी बातों को बहुत प्रभावी तरीके से रख सकते हैं, तो एकदम रखना चाहिए। लेकिन यह भी मैं कहूंगा, जरूरी किसी इंग्लिश कंपटीशन में गए हैं तो आप इंग्लिश में बोलिए। आप अगर जो आपका उद्देश्य है और वहां कहीं कोई नई भाषा सीखने का आवश्यकता है, कहीं नई भाषा आवश्यक हो जाती है, वो भी सीखना चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि इंग्लिश या किसी अन्य भाषा से दुराव नहीं है, लेकिन हिंदी में जो बात है, हिंदी अपनी मातृभाषा की जो स्थिति है उसको मजबूत करने में हम आप सबको आगे आना पड़ेगा। अगर और हिंदी की इस तकलीफ को एक यूपीएससी मेंटर के रूप में मैं और बेहतर इसको समझ सकता हूं कि किस तरह हिंदी के साथ अत्याचार हो रहा है। दुनिया की, कम से कम भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है सिविल सर्विसेज। एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, और यूपीएससी जब पेपर बनाता है और उसका एक मूल बनाता है इंग्लिश में, और जब गूगल ट्रांसलेशन कराता है तो ऐसे हिंदी वाक्यों का प्रयोग करता है जिससे ऐसा लगता है कि हमारी हिंदी नहीं, विदेशी से भी विदेशी भाषा है। एक वर्ष प्रश्न पूछा गया, स्टील प्लांट, अंग्रेजी में स्टील प्लांट का प्रश्न था, उसको हिंदी में लिखता है इस्पात का पौधा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्लिष्ट ट्रांसलेशन देखे गए, पूरी लिस्ट है पिछले वर्षों में, कि उस ट्रांसलेशन को आप देखकर लगेगा कि इससे बेहतर इंग्लिश पढ़ना है। ये जुल्म है, मैं ये अपराध मानता हूं कि वो पेपर सेटर है और यूपीएससी को उसको देखना चाहिए। कहीं ना कहीं आज सिविल सर्विसेज में हिंदी माध्यम के रिजल्ट जो पिछड़े हैं, उसमें थोड़ा दायित्व यूपीएससी को इस कारण से लेना ही होगा। आप मूल पेपर, आप एसेंस मर जाता है जब हम ट्रांसलेट करते हैं, और भी जब क्लिष्ट भाषा आती है, सर्जिकल स्ट्राइक को लिखता है सले प्रहार। ऐसे कई सारे तत्व हैं, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसको लेकर ऐसा लगता है कि यूपीएससी हिंदी भाषियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इसे तो ठीक करना ही होगा। तो जब यूपीएससी ऐसी एक प्रतिष्ठित जो कमीशन है, आयोग है, वो ऐसा कर रहा है, तो बाकी जगह पे क्या होगा? क्योंकि यहां पर हमें ये उम्मीद होती है कि विशिष्टता और जो मानदंड होंगे वो सबके लिए समान होंगे। गांव का बच्चा, हिंदी भाषाई बच्चा, वो कहां जाएगा? कभी कभी तो इतने बड़ी गलतियां होती हैं जिसे इंग्लिश में ब्लंडर कहते हैं। इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट लिखता है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन सविनय अवज्ञा आंदोलन कर देता है। हम तो उस दौर से गुजर रहे हैं, हिंदी माध्यम में एक यूपीएससी मेंटर के नाते हम तो इस संघर्षों से गुजर रहे हैं। लेकिन यह तय है कि हिंदी में वो ताकत जरूर है, अगर आपकी अपनी भाषा पे पकड़ है, अगर आप
क्योंकि जो भाषा है, जो आपकी अपनी भाषा है, उसमें जो आपकी संप्रेषण क्षमता होगी वो बेहतरीन होगी। इसी साल जो उदाहरण रवि सिहाग का है, 2-2 बार टॉप करने के बावजूद एक बार पीटी फेल हो गया, लगा इंग्लिश मीडियम ले लें, लेकिन फिर उसने हिंदी को ही लिया क्योंकि वो उसकी मजबूती थी और ऑल ओवर इंडिया इस बार 18वीं रैंक ले आया। ये सबके लिए एक संदेश है कि अपनी भाषा को मजबूती मानो, ताकत मानो, कमजोरी नहीं। अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर अंग्रेजी की बात करें, इस विदेशी भाषा की स्वीकार्यता को देखना होगा। ये जो गलती हमसे हुई, आप देखिए, अगर जितने टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं वो विदेशों में हुए और खासकर उन देशों में हुए जहां अंग्रेजी बोली जाती थी। मशीन के साथ वो भाषा जुड़ती चली गई और इसीलिए उसका विकास होता चला गया। फिर ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी आता है और एलपीजी में जब वैश्वीकरण की बात आई तो बहुत बड़ा माध्यम, संपर्क सूत्र अंग्रेजी बन गया, क्योंकि उन देशों ने ज्यादा वहां पे उन देशों का प्रभाव था जहां अंग्रेजी बोली जाती थी, इसलिए व्यापार रोजगार की भाषा बनती चली गई अंग्रेजी। और इसमें कोई शक नहीं है, अगर हमें हिंदी को लेकर, अगर हमें हिंदी की ताकत को बढ़ाना है, हिंदी पर अभिमान करना है, तो इसे रोजगार, इसे साइंस, इसे टेक्नोलॉजी से जोड़ते रहना होगा। आज इंटरनेट पे हम जब जाते हैं, कोई सर्च करते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी दिखाई देता है। हमें और कंट्रीब्यूट करना, हमें हिंदी को और मजबूत बनाना है। इसमें कोई शक नहीं है, भारत की पॉपुलेशन और खासकर एजुकेटेड पॉपुलेशन इतनी है जिसमें लोगों को और खासकर विश्व के बड़े देशों को एक बाजार के रूप में जो दिखाई देता है भारत, तो उसमें अंग्रेजी उनके लिए बड़ी अनुकूल हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि बाजार केवल लाभ देखता है, हमारी हिंदी की ताकत इतनी है, हम अगर डिमांड पैदा करें हिंदी के आधार पर, तो उन लोगों को टेक्नोलॉजी इस लेवल पर लानी पड़ेगी और ऐसा हो रहा है। लेकिन हमें भी, हम और खासकर नवयुवक और जो अभी शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो आए और अपनी जो नॉलेज है उसको जरूर विज्ञान और तकनीक से जोड़कर हिंदी में प्रसारित करने की कोशिश करें। नई शिक्षा नीति में यह प्रयास किया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अब इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी पढ़ाई भी हिंदी और अन्य हमारी भाषाओं में होगी। एक बेहतरीन पहल है, क्योंकि जो प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहता था, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वो तो अभी तक अंग्रेजी ही अनिवार्य थी। तो ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि हिंदी पिछड़ती चली गई। एक सामान्य ग्रेजुएशन की भाषा में एक सामान्य ग्रेजुएट बनना है तो आप हिंदी ले लीजिए, लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर, लॉ करना है तो अंग्रेजी इंपॉर्टेंट थी। ये बदलाव बड़ा जरूरी है। नई शिक्षा नीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण कहूंगा प्रावधान है, लेकिन ये भी देखना है ये इंप्लीमेंट सही से होता है कि नहीं, क्योंकि नीति तो सब अच्छी बनती गई, नीतियां सब अच्छी रही, लेकिन उसके क्रियान्वयन में इतनी गलतियां हुई कि वो नीति जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो फिर सफल नहीं हो पाई। और मैं नहीं चाहता कि ये भी सफल ना हो। तो बड़ा स्पष्ट है कि हिंदी बोलने पे जिस दिन हम लोगों को अभिमान, स्वाभिमान आने लगा, इस भाषा की रीढ़ की हड्डी हम लोग हैं और हम लोग की रीढ़ की हड्डी मजबूत रही, सीधी रही, तो ये भाषा अपने आप प्रतिष्ठित होती चली जाएगी। पिछले वर्षों और आज के उसमें मैं देखूंगा तो हिंदी की स्वीकार्यता हिंदुस्तान में, राष्ट्र में बढ़ी है। अब दक्षिण भारत में उतना विरोध नहीं है। कपिल शर्मा के एक शो में आरआरआर एक मूवी आई थी, उसके डायरेक्टर और एक्टर आए हुए थे, उसमें कुछ हिंदी में बोलने को कहा तो जूनियर एनटीआर ने बहुत टूटी फूटी से लेकिन हिंदी आराम से बोली। उनसे पूछा गया कहां सीखी, तो उन्होंने तपाक से कहा स्कूल में। ये बातें बताती हैं कि स्वीकार्यता बढ़ी है। नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा हो रहा है, जो गैप था वो धीरे धीरे कम हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। कोई भाषा थोपी ना गई, क्योंकि थोपी गई भाषा दिल से नहीं स्वीकारी जाती। जो आंतरिक रूप से डेवलप होती है, सामाजिक स्वीकार्यता होती है, फिर वो दिल की भाषा होती है और फिर इसके खिलाफ विरोध नहीं होता। और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में इसमें और तेजी आई है, जो बहुत ही सम्मान की बात है। बॉलीवुड, हॉलीवुड तो हटा दीजिए, बॉलीवुड के बाद दक्षिण के फिल्मों में जिस तरह से एक साम्यता आई है, उसकी ट्रांसलेशन आई है, और इसी तरह हमारी विधाओं के कारण भी साउथ में जो एक्सेप्टेंस बढ़ी है, ये बेहतर चीज है। और आने वाले समय में हो सकता है कि राष्ट्रभाषा अपने आप एक स्वीकारोक्ति के रूप में आ जाए। एक जब हिंदी की भविष्य की बात होती है तो ये याद रखिए, हिंदी निसंदेह भविष्य की भाषा है। हमारे में इतनी ताकत है, इस भाषा में इतनी ताकत है कि बाजार को अपनी ताकत दिखाएगी। आने वाला समय, जैसे कहा जाता है कि कंप्यूटर की भाषा संस्कृत है, संस्कृत में काफी अनुकूल स्थितियां हैं कंप्यूटर डेवलपमेंट के लिए, वैसा हिंदी को लेकर भी है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि भाषा जो समय के साथ, भाषा जो दूसरी भाषाओं के शब्दों को स्वीकारती चली जाती है, वो हमेशा प्रतिष्ठित रहती है। और इस मामले में हिंदी का कोई मुकाबला नहीं है। उर्दू, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, इंग्लिश, सभी भाषाओं के शब्दों को अपना लिया। देखिए, टिकट को हम टिकट ही कहते हैं, इंग्लिश की भाषा, इंग्लिश के शब्द हमने लिए। कॉलेज हमने स्वीकार लिया हिंदी में, टिकट हमने स्वीकार लिया, इस तरह की ट्रेन हमने स्वीकार लिया। इस तरह हमारा शब्दकोश बढ़ता चला गया।
साथ ही साथ हिंदी बड़ी देवनागरी लिपि में बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, जैसा लिखा जाए वैसा पढ़ा जाए। अंग्रेजी में तो थोड़ी गहनता है, क्यों? देखिए, जैसा GO गो होगा लेकिन TO टू हो जाएगा, CALM लिखेंगे, बोलेंगे L साइलेंट है, काम पढ़ेंगे इसको। लेकिन हमारी हिंदी में जैसा है वैसा ही है, जो लिखो वही पढ़ो, कोई ना साइलेंट है और ना कोई गो और टू का अंतर है, जो लिखा गया है वही पढ़ना है। तो बड़ा स्पष्ट, बड़ी ही क्लियर, बड़ी ही सुबोध भाषा है, नम्यता है, और सबसे बड़ी चीज, इस भाषा की जो अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति क्षमता है, वो बड़ी शानदार है। दुनिया के अधिकांश लोगों को अपनी बात को समझाने का मद्दा इस भाषा में है, इसलिए ये कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगी। हाँ, जबरदस्ती के विवाद राजनीतिज्ञों या कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा खड़े होते रहते हैं, लेकिन यह तो तय है कि जो हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें हिंदी ने ही लिंगुआ फ्रैंका की भूमिका निभाई, और इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो हमेशा कहते रहे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। वो तो यहां तक कहते थे कि जिस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा नहीं होती वो राष्ट्र गूंगा होता है। जर्मनी, चाइना, रशिया, सबकी अपनी राष्ट्रभाषा है, लेकिन एकता, अखंडता और कई परिस्थितियों के कारण हमने एक राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं स्वीकारा, हमने राष्ट्रभाषा एक नहीं मानी। लेकिन देश आने वाले समय में उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है। हमें कुछ चीजों पर जो रोक लगानी है, हम कुछ व्यवहारिक तौर पर भी हिंदी के प्रयोगों को बढ़ाएं। मुझे यह कहने में कोई कहिए अजीब स्थिति नहीं लग रही है कि अगर मैं कहूं कि किसी बच्चे से अब 75 लिख के दिखाए अंक, तो शायद वो शुद्ध 75 ना लिख पाए। यहां तक कि बहुत सिंपल, उसमें अगर मैं 66 कहूं, वो ज्यादा समझेगा, 66 नहीं। तो ये दूरियां हैं। जैसे भाषा का प्रयोग कम होने लगेगा, वो शब्द जो है फिर कठिन लगने लगते हैं, अप्रासंगिक होने लगते हैं। मैं इंग्लिश भाषा को मैंने देखा कि अब ज्यादातर इस्तेमाल इंग्लिश के साथ साथ मिक्स हो रहा है। और एक जगह मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि हर सुबह सन उगता है, हर सुबह सन उगता है, दोपहर को कहते सब नून, और चंदा मामा तो खो गए कहीं, अब तो हर बच्चा बोलता है मून। तो इंग्लिश आता चला जा रहा है, हमारे अपने शब्द खोते चले जा रहे हैं। इन सब से हमें बचना है और अपने उन बातों को, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़े गर्व से हम कहते थे हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा वतन है, और यहां हम बोलने वाले लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी है हम, सब हिंदी हैं जो हिंदुस्तान को वतन मानते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर अपने हिंदी, जैसे आप सब जो जानना चाहते हैं, आपने जो पूछा कि हिंदी की स्थिति या क्यों हम मनाते हैं, तो हिंदी दिवस को इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन 14 सितंबर को हमने राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारा। और हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन आने वाला समय और हिंदी में प्रयोगों, हिंदी में अपने वार्तालापों, हिंदी में संवादों को बढ़ाइए। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसने सबको अपने साथ बांधा है, सबको साथ ले चली है, और सबसे बढ़कर इस देश की आजादी की लड़ाई का नाम हिंदी है। इसलिए इसके प्रति सम्मान रखिए, ये अपने आप मजबूत होती चली जाएगी। धन्यवाद।